हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स में। तो एक्सप्लोर फिजिक्स में हमारा जो है आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो सीबीएसई में तो पूछा ही जाता है और साथ ही साथ जो है आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो लेकिन इसमें दो केसेस हैं, electric dipole in a uniform electric field and second case is your electric dipole in a non uniform electric field। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम पढ़ेंगे इसको तो उसमें हमें जो है कुछ चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या क्या चीज़ें पढ़ सकती हैं, जैसे टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क का सेंस। तो जिसमें बच्चे जो है अक्सर जो है प्रॉब्लम उनको हो जाती है। तो टॉर्क होता क्या है बेटा, एक ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने के लिए क्या करता है, के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मान लिया जाए इसकी जो वैल्यू आपने पढ़ी होगी, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये आपका क्या हो गया, टॉर्क। इसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो फोर्स यानी कि लाइन ऑफ एक्शन, और उस लाइन ऑफ एक्शन की कहाँ से दूरी देखनी है आपको, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, उससे उस चीज से मल्टीप्लाई करना है जो कि जो है उसकी दूरी है कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास ये स्टिक है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये स्टिक ऐसे घूमे, तो मैंने क्या किया कि इसमें एक फोर्स लगाई, देखो ऐसे फोर्स लगाया, ये फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स की इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, देखो इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे करके रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस से। जैसे हम इसको निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखो किसके अबाउट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, थोड़ा सा उसका सेंस को समझते हैं। जैसे मान लिया जाए मेरे पास क्या है, ये एक स्टिक है, सेम स्टिक है, ये आपकी स्टिक हो गई, ठीक है। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है आपका, और ये पॉइंट सी है। इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपका समय इसमें लेना चाह रहा हूं। तो मान लीजिए ये फोर्स जो है एफ बी है, और ये फोर्स सॉरी एफ ए है, ए पॉइंट पे ए फोर्स है आपका, और ये एफ बी है बी पॉइंट पे, और ये पॉइंट पे एक फोर्स लगा है एफ ए एफ सी। आप और इसकी दूरी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपकी R1 है, R1, और ये है आपकी R2, और ये वाली दूरी जो है आपकी R3। तो आप किसके अबाउट घुमाना चाहते हैं, ये मेन बात है इसमें, ठीक है। तो ये इसमें लगने वाले फोर्स कितने हैं आपके, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, दैट इज एफ ए, एफ ई एंड एफ सी। तीन फोर्सेस जो हैं इसमें मौजूद हैं। इन तीनों फोर्सेस से इस पे एक्शन हो रहा है। तो ये जो है इस पे मोमेंट जो है तैयार करेगा। इसीलिए इस टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, बिकॉज दिस इज रेस्पॉन्सिबल टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। तो अब जैसे इसको हम ध्यान से देख रहे हैं, देखिए ये फोर्स मैं इसके अबाउट निकाल रहा हूं, टॉर्क, टॉर्क अबाउट ए, पॉइंट ए के अबाउट मैं चाहता हूं कि ये घूमे। तो उस वक्त एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी, ये होगी, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है आपकी, दिख रहा होगा आपको। और ये वो स्टिक है जिसको मैंने ऐसे एक से बना रखा है आपका, मतलब स्केच से बना रखा है। तो ये देखिए आपका मार्कर से बना रखा था, ये ऐसे करके है। तो इस पे कौन कौन से फोर्स जो है टॉर्क प्रोवाइड कर सकते हैं, देखो कौन कौन से फोर्स, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, एक ये फोर्स। तो टॉर्क जो इस पे लगेगा, टाउ इज इक्वल टू, एक फोर्स ये है जो इस पे रोटेट कराएगा, तो क्या कैसे कराएगा, एफ ए। लेकिन इस फोर्स की इस एक्सिस के अबाउट दूरी कितनी है, 0 है। तो इसलिए ये कोई टॉर्क नहीं घुमा पाएगा। वैसे भी सोचो जरा, एक्सिस ये है, यहां से अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये कैसे घूमेगा, इस अपने ही एक्सिस के अबाउट, ऐसे या ऐसे कैसे भी घूमना है तो नहीं घूमेगा। तो इसलिए देखो ये टॉर्क कितना दे रहा है, 0। अब इस वाला फोर्स भी इस पे टॉर्क को प्रोवाइड करेगा, तो कितना प्रोवाइड करेगा, दिस फोर्स दैट इज एफ बी, और इसकी जो दूरी है कितनी है आपकी, R1, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी, R1, देखो ये परपेंडिकुलर है इस फोर्स पे। और एक ये वाला भी करेगा, इसके ऊपर कितना करेगा, एफ सी, एफ सी, और कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी, R3। अगर ये इधर की साइड घूम रहा है, डेट इज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे करके, तो इट मींस ये फोर्स जो टॉर्क डेवलप कर रहा है, ये वाला टॉर्क, ये ज्यादा है इसकी तुलना में, इसकी तुलना में। तो इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, इसको नेगेटिव। सो द नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय दिस, इस पे यानी कि इस स्टिक पे ऐसे करके घूमने के लिए ये टॉर्क हो गया, ठीक है। अभी मैं निकालना चाहता हूं टॉर्क
अबाउट बी के अबाउट निकालते हैं। चलो बी के अबाउट निकाल के देखते हैं। आप देखिए क्या आता है स्टेटमेंट आपका। तो बी के अबाउट अगर निकालते हैं तो अब ये हो गया स्टेक, ठीक है। ये दो फोर्सेस, ये तीन फोर्सेस लगे हैं, 1 2 3। तो ये फोर्स कैसे लगा रहा है, ये फोर्स कैसे लगा रहा है, ये फोर्स कैसे मोमेंट इसको प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि कपल इसको प्रोवाइड कर रहा है, टॉर्क इसको प्रोवाइड कर रहा है। कैसे कर रहा है देखो, देखिए फोर्स एफ बी यानी कि नेट टॉर्क एट बी इज इक्वल टू एफ बी, और इस ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस से ही ये फोर्स गुजर रहा है, तो इससे इसकी दूरी कितनी है, 0 है। तो जाहिर सी बात है ये टॉर्क कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा। दूसरा फोर्स क्या है आपका, ये है, देखो एफ ए, इसकी कितनी दूरी है, देखो इसकी कितनी दूरी है, R1 इंटू R1, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से ये फोर्स यहाँ पे कितना टॉर्क दे रहा होगा, ये वाला फोर्स यहाँ पे इस जगह पे इस एक्सिस के अबाउट कितना टॉर्क दे रहा होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फोर्स कितना है FC, और कितना हो गया ये आपका R2, ठीक है। अगर ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये वाला फोर्स डोमिनेटिंग है, इसका टॉर्क डोमिनेटिंग है, तो इसके टॉर्क के मुकाबले ये जो है इसको क्लॉकवाइज दे रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये तो 0 दे रहा है। तो अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डोमिनेट कर रहा है तो इसको क्या कर लोगे, पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, यानी कि ऐसे घूमेगा ये ऐसे करके, ऐसे। पहले वाले में कैसे घूम रहा था, ऐसे, ठीक है। अब तीसरा वाला कंडीशन लेते हैं, टॉर्क अबाउट सी पॉइंट के अबाउट, देखिए इसके अबाउट, तो कितना हो जाएगा, FC इज इक्वल टू इसका, इस वाले फोर्स का अपने ही एक्सिस के अबाउट कितना टॉर्क होगा, कितना मोमेंट तैयार होगा। तो FC, देखिए इसकी दूरी कितनी है इस पॉइंट की, इससे कितनी है, 0 है, तो ये 0 हो गया। फिर ये कितना प्रोवाइड करेगा, देखो फोर्स दैट इज FB, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी है, R2, तो इंटू R2, ठीक है। अब इस वाले फोर्स की देखनी है, यहाँ पे मोमेंट कितनी है, तो कितना हो जाएगा, FA, ठीक है, FA कितनी दूरी है उसकी, R3 पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अगर ये जो है ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इसका मतलब ये वाला टॉर्क, यानी कि ये टॉर्क डोमिनेट कर रहा है, तो प्लस ये माइनस, तो नेट टॉर्क कैसे निकल गया। यानी कि टॉर्क कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया। टॉर्क कभी भी निकालते हैं तो किसके अबाउट निकाल रहे हैं ये आपको देखना है। तो इसकी तीन कंडीशन थी, या तो ये इसके अबाउट घूम जाए, देखो ये इसके अबाउट घूम जाए, या इसके अबाउट घूम जाए ऐसे करके, या इसके अबाउट घूम जाए ऐसे करके, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशनों में ये घूमने की कंडीशंस को मैंने यहाँ पे आपको शो किया। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो हमारा है टॉपिक, क्योंकि वहाँ बच्चों को जो कन्फ्यूजन होता है उस चीज़ को दूर करने के लिए बेटा मैंने पहले आपको टॉर्क पढ़ाना जो है उचित समझा, तो इसलिए मैं पहले टॉर्क आपको बताया। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत यह है कि इसके लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। तो मान लिया जाए ये, यानी कि देखो सबका सेपरेशन कितना है, एक है, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। अब मैं इसको देख रहा हूँ, देखो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, तो उसको फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई इस दिशा में लगेगा। ये प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, प्लस क्यू चार्ज इस दिशा में रखा गया है, और यहाँ पे जो है माइनस क्यू, और इनकी लेंथ कितनी है, ये सबके लिए जो है मैं लेंथ ऑफ द डायपोल कहते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 2L ले रहा हूँ बेटा यहाँ से लेके यहाँ पे, क्योंकि सबसे अगर यहाँ पे मेंशन करूंगा तो बहुत घना डायग्राम हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज को कहाँ की दिशा में लगता है, अपोजिट दिशा में फोर्स लगता है, कितना लगेगा, Q इंटू ई। तो अगर हम इसमें नेट फोर्स देखें तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, ये इस दिशा में, यानी कि इसको पॉजिटिव चार्ज को इस दिशा में, एक्स एक्सिस पॉजिटिव दिशा में लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, QE, उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया। ये जस्ट उसके अपोजिट दिशा में है, तो माइनस QE, दैट इज नेट फोर्स ऑन अ डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर 0, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सपीरियंस ए 0 फोर्स, दैट इज नेट 0 फोर्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला एक बहुत अच्छा कंक्लूजन हमारा यहाँ से निकला। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें, इस चीज को अगर ध्यान से देखें, ये देखो एक QE तो इसको इधर की दिशा में खींच रहा है, और ये दूसरा वाला इधर खींच रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे करके घूम जाएगा, ऐसे करके घूम जाएगा। तो यानी कि दीज टू फोर्सेस प्रोवाइडेड ए क्या, कपल टू दिस टॉर्क, एंड दैट टॉर्क इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू, वो अब मैं टॉर्क निकाल रहा हूं, तो वो टॉर्क कितना हो जाएगा, तो टॉर्क हम निकाल रहे हैं, तो दैट टाउ इज इक्वल टू कितना होगा, देखो मैं किसके अबाउट निकाल रहा हूं, सबसे पहले देखिए टॉर्क किसके अबाउट निकाल रहा हूं, मैं इसके अबाउट निकालता हूं। इस पॉइंट का नाम मैं ए ले लेता हूं बेटा,
और इस पॉइंट का नाम मैं बी ले लेता हूँ, ठीक है। ये प्लस चार्ज के पार्ट का नाम बी रख लिया मैंने, और ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसकी पी की दिशा कहाँ की ओर होगी, देखो, यानी कि डायपोल मोमेंट की दिशा ऐसी होगी, तो ये पी की दिशा होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, जो कि मैंने आपने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। तो ये फिजिक्स में जो है जो डायपोल मोमेंट की दिशा होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, तो वो ये आ गया। तो अब देखो इसको टॉर्क अबाउट ए के अबाउट हम क्या कर रहे हैं, टॉर्क निकाल रहे हैं। तो ए के अबाउट अगर टॉर्क निकालेंगे तो क्या होगा, देखो कौन कौन से फोर्स रेस्पॉन्सिबल है इसको रोटेट कराने के लिए, एक ये है और ये है, दो ही फोर्स यहाँ पे हैं। तो इसके यहाँ पे निकालना है, यानी कि अभी एक्सिस ऐसी है, एक्सिस अब ऐसी है, ठीक है। अगर इसके अबाउट घूमता है, यानी कि अगर ये डायपोल ऐसे घूमे, ऐसे करके घूमे, ऐसे करके घूमे, देखिए, तो अगर इसके अबाउट घुमाओगे तो ये फोर्स इसको ऐसे टेंडेंसी देगा, देखो कैसे देगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसको देखो, इसको फोर्स लग रहा है, इससे कितना टॉर्क लगेगा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया। तो पहले ये वाले फोर्स को देख लेते हैं, वो कितना है, क्यू ई एक्सिस ये है, इस एक्सिस का इस फोर्स से दूरी कितनी है, इस फोर्स से दूरी कितनी है, इस एक्सिस की कितनी है, 0 है। तो पहला वाला यानी कि नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है वो इसको कोई मोमेंट तैयार नहीं कर पाएगा, यानी कि इसको कोई फोर्स नहीं दे पाएगा यदि इसके अबाउट आप निकाल रहे हैं, ए के अबाउट। प्लस दूसरा क्या है आपका, ये फोर्स कितना मोमेंट दे रहा है, तो क्यू ई, ये तो फोर्स हो गया। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, ये है, देखो ये परपेंडिकुलर, इस फोर्स पे यहां से परपेंडिकुलर ये पड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको। आप चाहो तो ऐसे करके भी निकाल सकते हो, ऐसे करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालना चाहते हैं, मान ले जाए ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये सब क्या है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसलेशन इसमें डाल रखा है, यानी कि एक लाइन ऐसे बना रखी है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो ये परपेंडिकुलर अगर मुझे निकालना है, तो ये देखो परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, ये लेंथ मुझे पता है वो कितनी है, 2l है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज गिव्स द सेंस ऑफ साइन थीटा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन साइन थीटा आएगा। तो आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा। तो इन प्लेस ऑफ आर परपेंडिकुलर, यानी कि इस आर परपेंडिकुलर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, देखो टाउ ये तो 0 हो गया, कितना हो जाएगा, क्यू ई और आर परपेंडिकुलर दैट इज 2l साइन थीटा। देखो Q इंटू 2l, Q इंटू 2l आपको क्या प्रोवाइड करेगा, लेंथ ऑफ द डायपोल इंटू चार्ज ऑफ द डायपोल विल गिव द सेंस ऑफ P, दैट इज डायपोल मोमेंट। तो इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ, ये E हो गया साइन थीटा, यानी कि इस वक्त जब इसके अबाउट घूमे तो इतना टॉर्क आपको प्रोवाइड करेगा। अब दूसरा केस देखते हैं, देखो जरा जल्दी जल्दी से, ठीक है। ये सेकंड केस देख रहे हैं, सेकंड केस में यदि क्या करें, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डायपोल को रख दिया, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे प्लस चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस चार्ज रखा हुआ है, और ये बी पॉइंट है आपका, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई। तो पी की दिशा क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये है आपकी पी की दिशा, एंगल कितना है, थीटा, ये पी लिख दिया आपका, ठीक है। तो इसको कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट दिशा में, वो कितना होगा, Q इंटू ई, और इसको कितना लगेगा आपका, Q इंटू ई इस दिशा में। तो नेट फोर्स तो 0 होगा, क्योंकि एक उस दिशा में एक दिशा में, नेट फोर्स इसमें 0 हो गया। तो अगेन अब मैं निकाल रहा हूं डायपोल पे जो है इस O पे, तो टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट पे हम टॉर्क निकाल रहे हैं। तो O के लिए, O के अबाउट निकालेंगे तो देखो क्या होगा, दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स ये है, एक फोर्स है। मोमेंट कौन कौन तैयार कर रहे हैं, घुमाने के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है, एक ये है, एक ये है, यानी कि देखो ये है और ये मिड पॉइंट है, ये जो ब्लैक पॉइंट से दिखा रहा हूं, ये मिड पॉइंट O है। तो इसके अबाउट एक तो इस साइड की ओर खींच रहा है, एक इस साइड की ओर खींच रहा है, तो कैसे घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा। समझ में आ रही बात है। तो देखिए ये कैसा कर रहा है, क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज दे रहा है। तो क्लॉकवाइज दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कैसे हो जाएगा, देखो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स कितना है इस पे, इसके द्वारा कितना टॉर्क प्लस वाले से, तो कितना हो जाएगा, क्यू ई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसकी, ध्यान से देखो जरा, यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे पड़ा हुआ है, ये प्लस क्यू ई है, प्लस क्यू ई है। तो इस पे परपेंडिकुलर अगर मैं डालूंगा तो यही तो परपेंडिकुलर मिलेगा, देखो ये P, तो ये हो गया, ये परपेंडिकुलर है, देखो ये परपेंडिकुलर, यानी कि R परपेंडिकुलर इज योर दिस, तो ये R परपेंडिकुलर हो गया। प्लस क्योंकि ये दोनों टॉर्क की जो है दिशा एक ही है, यानी कि जो है दोनों क्लॉकवाइज जो है दे रहे हैं, तो इसलिए ये वाला भी क्लॉकवाइज ही दे रहा है
और ये भी मोमेंट क्लॉकवाइज ही दे रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी एक ही दिशा के होंगे तो जुड़ जाएंगे। तो ये भी कितना हो जाएगा, देखो क्यू ई, और इस पे जो परपेंडिकुलर है, देखो इसके फोर्स पे जो परपेंडिकुलर है वो ये है, ये आर परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका। तो अगर इसका कितना लिखा होगा तो ये आर परपेंडिकुलर। अब समस्या आई आर परपेंडिकुलर, पूरी लेंथ कितनी है डायपोल की, 12, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, एल, और ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, एल होगी। तो मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, तो ये आर परपेंडिकुलर चाहिए। देखो जरा, ये एल है, ये आर परपेंडिकुलर है, ये वो फोर्स था क्यू ई, ठीक है, ये फोर्स था। ये एंगल कितना है आपका, थीटा, ये एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा। ये अल्टरनेट एंगल है, ये वाला एंगल अगर थीटा मानते हो तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो ये एंगल कितना है आपका, थीटा है। तो मुझे आर परपेंडिकुलर चाहिए, तो आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अपॉन एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा। तो इस परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखा जा सकता है, क्यू ई इज कितना लिखा जा सकता है, एल साइन थीटा। इसी प्रकार से इस वाले डायग्राम को देखो, ये डायग्राम जो है बना रहा हूँ, ये आर परपेंडिकुलर है, ये एल है, ये थीटा एंगल है, ये आर परपेंडिकुलर निकालना है तो दिस अपॉन दिस, तो वो भी कितना हो जाएगा आपका, क्यू ई एल साइन थीटा। तो इन बोथ केस क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू एक जैसी आ रही है। तो एक इसको इसी से जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो जरा, इसको इसी से जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ क्यू ई एल साइन थीटा। और इसको अगर ध्यान से देखें तो Q इंटू टू एल, देखो ये Q इंटू टू एल इंटू ई साइन थीटा लिख दिया मैंने। तो Q इंटू टू एल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P से होता है, P से दिखाया जाता है, तो कितना लिख देंगे, पी ई साइन थीटा। तो ये आ गया टॉर्क। अब एक लास्ट केस, अगर किसी बच्चे को कहने का मन कर रहा है कि टॉर्क ऐसे निकाल लेते हैं, तो ये देखो टॉर्क ऐसे भी उतना ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि कोई जरूरी थोड़ी ना है कि ये कोई बीच के अबाउट घूमे, ऐसे भी तो घूम सकता है, ठीक है। ये ए पॉइंट था, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, और यहाँ पे था आपका माइनस क्यू चार्ज। तो पी की दिशा कहाँ होगी, डायपोल मोमेंट की दिशा क्या होगी, ये होगी, ये पी की दिशा है आपकी। ये एंगल कितना है, थीटा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसकी लेंथ कितनी है, 12। इसको किस दिशा में फोर्स लगा, क्यू ई, इस दिशा में फोर्स लगा। अब देखिए टॉर्क अबाउट क्या, ए पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, ये बी पॉइंट था आपका। तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू, ये फोर्स है इसका क्यू ई, देखो इससे इसी के अबाउट कितना टॉर्क लगेगा, क्यू ई, यानी कि प्लस पे जो फोर्स लगाया तो वो कितना लगेगा, 0 लगेगा, क्योंकि वो 0 दूरी पर है वो फोर्स, ठीक है। प्लस ये कैसा टॉर्क दे रहा है, देखो ये कैसा टॉर्क दे रहा है इसको, ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी इसकी, आर परपेंडिकुलर, इस फोर्स पे ये परपेंडिकुलर है, तो कितना हो जाएगा, क्यू ई ये वाला चार्ज, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको निकालोगे दिस अपॉन दिस, दैट इज आर परपेंडिकुलर अपॉन 2l इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि 2l साइन थीटा। अगर q इंटू 2l को लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे, पी ई साइन थीटा। तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि जैसे टीचर्स क्या करते हैं कि आपने देखा, बुक्स में देखा होगा आपने, कभी कोई बुक यहाँ बीच के अबाउट निकाल लेती है टॉर्क, कभी यहाँ निकाल लेती है, कभी यहाँ निकाल लेती है, जैसे इसमें यहाँ निकाल रखा है, इसमें यहाँ निकाल रखा है, इसमें यहाँ पे निकाल दिया। तो बच्चा ये सोचता है कि हम करें क्या, हम किसे याद करें, तो वो तो टॉर्क है, आप किसी के भी अबाउट निकालो, बस जब भी निकाल रहे हो तो उसको वहाँ पे लिख दो कि मैं टॉर्क इसके अबाउट निकाल रहा हूँ। तो वैल्यू क्या आ गई, सबकी सेम है। तो मेरा बेसिक जो आपको यहाँ पे बताने का मुद्दा था वो यही है। जनरली इसको ऑप्ट करता है क्योंकि जो है वो सोचता है कि इसी के अबाउट घूम रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि इसी के अबाउट घूमे, वो इसके अबाउट भी घूम सकता है, इसके अबाउट भी घूम सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें टॉर्क का थोड़ा सा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो वो हमारे पास यहाँ पे हो गया। तो यानी कि जो है ये जो टॉर्क लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी डायपोल को, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कितना लग रहा है आपका, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा लग रहा है। ये हमें पता चल गया। इन वेक्टर फॉर्म हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम जानते थे कि यदि किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए, तो यानी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू ईटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ये ईटा क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी की वेक्टर दे रहा है, वेक्टर की ईटा कैप जो लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा, ईटा कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्या, वेक्टर ए क्रॉस बी, एंड इट इज योर यूनिट वेक्टर। ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो ये भी तो ऐसा ही लिखा हुआ है, देखो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं वेक्टर में, तो पी क्रॉस ई, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब हमसे पूछता है कि आप बता दीजिए कि इसको आप कैसे करेंगे, मतलब इसका साइन कैसे निकाल, मतलब इसको डायरेक्शन कैसे बताएंगे। तो डायरेक्शन बताने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे देखो
ये P है, ये क्या था आपका P था, इस डायग्राम में देखो ये P था, और ये था आपका E, ये E की दिशा है, तो P आपका ये है, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल है, तो हमने क्या कर दिया, ये P को ले लिया और ये E को ले लिया, ये है P आपका, ठीक है। तो P से E की साइड ये अपने ये राइट हैंड थंब रूल को लगाइए, P से ये P से E की साइड ये अपने कर्ल को यानी कि 4 फिंगर के कर्ल को घुमाइए, ऐसे करके घुमाइए, तो थंब जहां ओपन होगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो है आपका क्या है, टॉर्क निकाल सकते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल से ऐसे घुमाओ, यानी कि P से E की साइड स्क्रू को ऐसे घुमाओ, तो ऐसे घुमाओगे स्क्रू तो स्क्रू अंदर की साइड जाएगा, तो ऐसे करके ये सबसे बेस्ट तरीका होता है राइट हैंड स्क्रू रूल इसको निकालने का। बाकी तो बच्चों को संभालने के लिए समझाने के लिए है। तो ये आपका हो गया। अब इसको जरा ध्यान से देखते हैं, थोड़ी सी कुछ चीजें और देखनी है। देखो ये थीटा एंगल किस किस के बीच में था, ये P था और ये E था इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये अगर इसको मैं पूरा मिटा दूं तो कायदे में ये नेगेटिव चार्ज है, देखो ये नेगेटिव चार्ज है, -q है, और ये जो है आपका क्या है, P है, ठीक है, और ये E है। इन दोनों के बीच का एंगल तो है ये आपका, ठीक है, P और E के बीच का एंगल है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E, ठीक है, ये जो थीटा एंगल है। तो इतना आप समझ गए। अब इसमें कुछ विशेष स्थितियां पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो विशेष स्थितियां क्या क्या हैं, इन चीजों को अब हम देख रहे हैं। यदि जो है क्या हो, सभी लोग इधर देखें, मतलब जो है ध्यान दें थोड़ा सा बेटा, ठीक है। तो यदि जो है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे डायपोल कैसा होगा। देखो हमारे पास रिलेशन क्या था, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये निकला था, दैट इज द torque experienced by an electric dipole in a uniform electric field is given by Pe sin theta, tau is equal to Pe sin theta. Now when theta is equal to 0 कैसी कंडीशन होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है P के बीच में जो एंगल है, यानी कि ये मान लिया जाए, मैंने डायग्राम को ऐसे बनाया, तो ये क्या है आपका -q चार्ज है और ये +q चार्ज है, ठीक है। तो P की दिशा क्या होगी, देखो इस दिशा में है P, ये P की दिशा हो गई, ठीक है। P और ये E की दिशा है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। इन दैट केस टॉर्क कितना लगेगा, टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका Pe sin 0, इन प्लेस ऑफ थीटा यू कैन पुट 0, तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सेकंड केस देखते हैं जरा, अभी मैं इसमें और भी कुछ समझाना है बेटा, थोड़ा सा देख रहे हैं। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लेते हैं, तो अब E तो ऐसे है, देखा डायपोल को मैंने ये बनाया, ये लाइन जो है और भी है, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए ले रहा हूँ बेटा। तो ये +q ले लिया और ये -q चार्ज ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस वक्त P की दिशा क्या है, ये है, देखो ये P की दिशा है, ठीक है। तो P और इसके बीच में कितना एंगल है, थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Pe sin 90, और वो कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू Pe। ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्यों है, बिकॉज साइन की सबसे बड़ी वैल्यू जो है 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1 होती है। तो देखो एक बार जो आपने डायपोल कंसिडर किया है उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, यानी कि उसके मोमेंट में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मोमेंट जो है आपका P इंटू 2L है। एक बार जो डायपोल कंसिडर कर लिया Q इंटू 2L है, तो वो तो P तो उसका कांस्टेंट हो गया। इसी प्रकार से एक बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया वो भी कांस्टेंट, तो ये बदल किस पे रहा है, थीटा की वजह से बदल रहा है। किसकी वजह से बदल रहा है, थीटा की वजह से। और थीटा की सबसे अधिक वैल्यू क्या होती है, मतलब साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर वो रखोगे तो अब ये सबसे ज्यादा टॉर्क देता है, ठीक है। अब ये तीसरा, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, ये रख दिया हमने। तो यानी कि कहने का मतलब अब डायपोल कुछ इस प्रकार से रखा है, यहाँ पे -q और यहाँ पे +q, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये है, जो ऊपर वाले एरो को दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यानी कि P की दिशा क्या हुई, अब ये हो गई, ये P की दिशा है, ये सभी को दिख रहा होगा P की दिशा। तो दोनों क्या है, एंटी पैरेलल, क्या है, एंटी पैरेलल। पैरेलल को ऐसे लिख दे रहा हूँ बेटा, ये पैरेलल का साइन बना दिया, और यहाँ पे ये पैरेलल की स्थिति है, डेट इज कहने का मतलब, डेट इज P इज पैरेलल टू E, ठीक है। ये P इज एंटी पैरेलल टू P इज एंटी पैरेलल टू E, ठीक है, ये हो गया। तो इस केस में क्या हो गया, 180 का एंगल बन रहा है, तो टाउ कितना हो जाएगा आपका Pe, यहाँ पे देखते हैं, टाउ इज इक्वल टू Pe साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री इज अगेन 0, तो टाउ इज इक्वल टू कितना होगा, 0। अब हमें यहाँ पे कुछ चीजों को देखना है, जरा ध्यान से देखिए सभी लोग। तो
थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इस वाले इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? अब सबसे पहले ये सोचिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जिसको जब भी कभी आप डिस्टर्ब करो, जिस स्थिति में वो है वो उसको दोबारा वो अचीव कर ले, तो देन दिस equilibrium is said to be an stable equilibrium. That is, a stable equilibrium is that equilibrium if any external force disturb that equilibrium, then it again retain its original position. वो again क्या कर ले, अपने उस ओरिजिनल पोजीशन को क्या करते हैं, रिटेन कर ले, तो उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, इस चीज को समझते हैं जरा ध्यान से। देखिए, मान लीजिए आप में से किसी बच्चे ने क्या कर दिया, इसको डिस्टर्ब कर दिया। ये देखो, डिस्टर्ब करके इसको थोड़ा सा ऐसे खिसका के इधर कर दिया, तो प्लस क्यू यहाँ पहुंच गया और माइनस क्यू यहाँ पहुंच गया भाई। ये डॉट डॉट करके मैं दिखा रहा हूँ। तो उस वक्त इसको फोर्स क्यू ई ऐसे लगेगा और माइनस क्यू ई इस दिशा में, यानी माइनस पे क्यू ई इस दिशा में लगेगा। ये पॉजिटिव चार्ज को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट दिशा में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इस दिशा में फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स इसको क्या है, टॉर्क देगा और फिर दोबारा से इसको कहाँ पे ला जाएगा, ये पुरानी स्थिति में ला जाएगा ऐसे करके, प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी कि जिस स्थिति में ये पहले से था, यानी कि पी और ई जिस दिशा में थे उसी दिशा में ये भी आ जाएगा, यानी कि पी ई की ही दिशा में रहेगा हमेशा इसमें। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इसको डिस्टर्ब भी किया जाए तो ये उसी स्थिति में आ जा रहा है। जबकि इसको देखो जरा, इसको देखते हैं जरा। मान लिया जाए इसको किसी ने डिस्टर्ब करके ये ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे जो है नेगेटिव ऐसे करके डिस्टर्ब कर दिया, थीटा एंगल डिस्टर्ब कर दिया, तो इसको ये जो माइनस चार्ज था यहाँ आ गया, तो इसको फोर्स कहाँ लगेगा, देखो माइनस क्यू ई इस साइड की ओर लगेगा। और इसको खोजिए, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है आपका, इसको क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में क्यू ये फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स देखो उधर की साइड खींचने लग जाएगा और उसको ये वाला फोर्स इधर की साइड, इसकी वजह से एक मोमेंट तैयार होगा और ये ऐसे करके पूरा घूम जाएगा, यानी कि ये ऐसी स्थिति से ऐसी स्थिति में आ जाएगा। ये ऐसे था, इसको ऐसे डिस्टर्ब किया, ऐसा हो गया, यानी कि अब ये बदल गया। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस क्यू, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस क्यू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा था, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही लगा हुआ है, देखो यहाँ पे भी। अब यहाँ पे आ गया माइनस क्यू और यहाँ पॉजिटिव, और तो अब जो है कैसा हो गया, देखो पी की दिशा क्या होगी, पी की दिशा देखो ई की दिशा में हो गया, या जबकि यहाँ पे क्या है, पी ई की दिशा ऐसी है, पी की दिशा ऐसी है, यानी कि डायपोल मोमेंट की दिशा ऐसी है। तो इसलिए अनस्टेबल, इसने अपनी पुरानी अवस्था नहीं ले पाया। ये पुरानी अवस्था ये थी, जबकि नई अवस्था ले ली इसने, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की, क्योंकि हर कोई चाहता है ना स्टेबल रहूं करके, तो जाहिर सी बात है वो अपनी उसी स्टेज को लेना चाहेगा। तो यहाँ पे ये स्थिति हो गई, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसको क्या कहा गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम वेरियम, ऐसा कहा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्थिति में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, when P and E are in parallel, then that is electric dipole moment and direction of electric field are in the same direction, then the system dipole is said to be in stable equilibrium. That is, the angle between P and E is your 0 degree. In that case, it is said to be in stable equilibrium. While if the dipole is in anti-parallel, placed anti-parallel to the electric field, that is, the moment of the dipole, that is dipole moment, is anti-parallel to electric field. In that case, the dipole is said to be in unstable equilibrium. और in that case the angle between P and E is your 180 डिग्री। that is, अगर आपको ऐसे पूछा जाए 180 डिग्री में कैसा इक्विलिब्रियम होगा, तो 180 डिग्री में इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उस चीज को ध्यान से समझिए। देखिए, ये जैसे डायपोल को आप रखते हैं इधर पे, इसको फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा आपका, तो इसको फोर्स लगा Q इंटू ई। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज था Q और ये नेगेटिव चार्ज था, इसको इस दिशा में लगा माइनस क्यू ई, ऐसे लगा माइनस चार्ज को इस दिशा में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट दिशा में। तो जैसे ही इसको ये टॉर्क लगेगा, टॉर्क इसको घुमाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डायपोल एक्सपीरियंस ए टॉर्क एंड बाय दिस इट रोटेट, और जैसे ही रोटेट करेगा तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में आया। स्टेबल इक्विलिब्रियम के आने के बाद यहाँ पे रुक नहीं पाएगा। क्यों नहीं रुक पाएगा डायपोल, क्योंकि बिकॉज ऑफ इस इनर्शिया इट अगेन मूव टुवर्ड्स दिस, यहाँ मूव कर जाएगा, यानी कि यहाँ वाली स्थिति में आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है, तो अब इसको फिर फोर्स लगेगा, देखो ये माइनस क्यू है आपका, इसको फिर जो है टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क कैसा लगेगा, देखो इसको इस दिशा में क्यू ई इस दिशा में लगा फोर्स, क्यू ई इस दिशा में लगा,
ठीक है, इस दिशा में। तो फिर इसको फिर यहाँ लाएगा, फिर इसका जो रोटेशनल इनर्शिया यहाँ पे रुकने नहीं देगा, इधर देगा। तो इस प्रकार से क्या करने लगेगा, ऑसिलेशन करने लगेगा। अब बोलेगा कैसे करे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूँ आप बहुत तेजी से भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं। मान लीजिए आपका एग्जाम छूटने वाला है और 10-30 बजे से एग्जाम होता है ना जैसे बोर्ड का आपका, आप दौड़ रहे हैं और आप जो है मान लिया जाए 15 मीटर पर सेकेंड 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते किसने कहा अचानक से रोको, तो आप नहीं रुक पाएंगे उस जगह पे, गिर जाएंगे अगर रोकना चाहेंगे अपने आप को, क्योंकि आपका मोशनल इनर्शिया वहाँ पे रुकने नहीं देगा आपको। तो इसी प्रकार से डायपोल को भी जब ये टॉर्क लगेगा, तो जब ये इक्विलिब्रियम में भी यहाँ पे आएगा, तो तब जो है आपका क्या हो जाएगा, ये जो है इस इक्विलिब्रियम से आगे निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा इसके आगे? क्योंकि जो है बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशनल इनर्शिया इट अगेन मूव टुवर्ड्स इन दी सेकंड डायरेक्शन, इस दूसरी दिशा में चलने लग जाएगा। फिर यहाँ पे फिर जब जो है इसको दूसरा टॉर्क, जब टॉर्क का दिशा चेंज हो जाएगी और उस डायरेक्शन की वजह से फिर ये ऊपर की साइड, तो इस प्रकार से टॉर्क ये ऐसे करके ऑसिलेट करने लग जाएगा, ऐसे ऐसे करके क्या करने लग जाएगा, ऑसिलेट करने लग जाएगा। तो कोई बोलेगा फिर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे है? कहेगा अरे मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, ये था टॉर्क लगने वाली स्थिति पे, और इसमें जो है क्या है, जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, यानी कि इसको इस प्रकार से रखा हुआ है, अभी इस पे टॉर्क नहीं लगेगा, अब इस पे टॉर्क नहीं लगेगा, इस स्थिति में इस पे टॉर्क नहीं लगेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ये ऐसी स्थिति में लगेगा क्योंकि टॉर्क जो है 0 से लेके 90 डिग्री यानी कि इसके बीच में ही टॉर्क लगता है। ठीक है, इसके बीच में ही टॉर्क लगता है। अगर 90 इक्वल कर लो, अगर इसको इक्वल नहीं कर सकते, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में ही क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। ठीक है, और इसके बीच में अगर इसको टॉर्क लग रहा है, आपको बोलेगा मैंने इतना एंगल कर दिया, तो आपने 90 से ज्यादा कर दिया। लेकिन ये देखो, ये जैसे मैंने कह रहा हूँ ना, ये 0 से लेकर 90 के बीच में, तो आप स्थिति को क्या कर रहे हो, बदल रहे हो। तो ये भी क्या है, अगर हम देख रहे हैं तो ये 90 आ गया, तो इसके लिए अगली स्थिति बना लीजिए। जैसे ये 90 है, अब ये 90 से जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो 90 तो इक्वल में आ गया, थीटा इनके बीच में लगेगा। देखो 180 पे फिर नहीं लगेगा टॉर्क, यहाँ पे नहीं लगेगा, इनके बीच में टॉर्क लगेगा, यानी कि इसकी। तो हमें ये स्थिति याद रखनी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये वाली स्थिति जब जो है 90 से ज़्यादा हो तब वाली स्थिति में, तो यानी कि जब जो है आपका क्या है, तो इन्हीं के बीच में जो है जो भी चीज़ है उसको टॉर्क लगेगा। अब इसके बाद अगर देखना चाहते हो तो 180 और इसके बीच में 180 पे तो उससे बड़ा, लेकिन जो है 270 से छोटा, तो तब भी टॉर्क लगेगा इसको। ठीक है, यानी कि इन चीज़ों पे नहीं लगेगा, 180 पे नहीं लगेगा टॉर्क और 0 पे टॉर्क नहीं लगेगा इसको। समझ में आ रही बात है? अब 200 से ऊपर 270 से ऊपर जाते हैं, ठीक है, थीटा और लेस देन कितना हो जाएगा, 360 पे फिर टॉर्क नहीं लगेगा उसको। समझ में आ रही बात है? तो इस चीज़ को समझिए थोड़ा बहुत। फिलहाल आप ये चीज़ें बेशक ना याद रखें, लेकिन इतना ज़रूर याद रखें कि इसमें क्या क्या हुआ। इसमें क्या क्या हुआ देखो, whenever you place a dipole, that is electric dipole in a uniform electric field, the net force on the dipole is your zero। पहली बात ये पता चली, पहला एक हमें ये इंपॉर्टेंट चीज पता चली। सेकंड क्या पता चला, when a dipole is placed in a uniform electric field, it will experience a torque and the value of torque is given by PE sin theta, that is P cross E। ये हो गया। इसकी दिशा कैसे निकालनी है, राइट हैंड स्क्रू या इस रूल से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे इसके बाद क्या पता चला, तो in which case it is in stable equilibrium, that is if P and E are in parallel, then the dipole is said to be in stable equilibrium। That is when the angle between P and E is your 0 degree, then the dipole is said to be in stable equilibrium, in which case it will experience a maximum torque, that is at theta is equal to 90 degree, that is dipole is, that is the angle between P and E is your 90 degree and dipole is perpendicular to the electric field। In that case the dipole will experience a maximum torque in a uniform electric field, and in which case the dipole is in unstable equilibrium, that is when theta is equal to 180 degree, that is the P is anti-parallel to, that is the dipole moment is parallel to the electric field, then the dipole is said to be in unstable equilibrium। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक और चीज मैंने बताई थी कि इसमें जो है ऑसिलेट करने लगता है, पहले टॉर्क लगता है फिर देन वो ऑसिलेट करने लग जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड भी हमसे पूछा जाता है, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, लेकिन फिलहाल अभी हम जो है उस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, कुछ अगला वाली थ्योरी को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि डायपोल को आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा,
तो देखिए जरा, मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है कि यहाँ की साइड जो है बढ़ रहा है, यहाँ की साइड बढ़ रहा है और यहाँ की साइड यहाँ है, ये क्या है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीजिंग दिखा रहा है और आपने डायपोल को रख दिया, ये ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर रहा है, यहाँ की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो आपने यहाँ पे डायपोल को रख दिया, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ठीक है। तो ये प्लस क्यू है आपका, ठीक है। तो इसको फोर्स कहाँ के साथ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E1 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E2 है। तो यहाँ पे इसको फोर्स कितना लगेगा, क्यू चार्ज, और इस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितनी है, E1, that is the force experienced by this charge at this point is given by Q into E1, और इसको कितना लगेगा, Q into E2, because the value of charge is your Q and the value of electric field at this point is your E2। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस पर, देखो यहाँ पे जीरो नहीं होता, कमाल की बात है कि नहीं है, यहाँ पे जीरो नहीं होता, वहाँ पे जीरो क्यों है, क्योंकि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम थी, तो E1 और E2 बराबर थे, इस वजह से जीरो हो गया था। तो यहाँ पे जीरो नहीं होता। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली कि whenever a electric dipole is placed in a non-uniform electric field, the net force on it is not zero and its net force is given by net force। वो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देखो QE1, अगर ये कम है, देखो ये ज़्यादा है, ये क्योंकि बिकॉज E2 इज ग्रेटर देन E1, ये डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो E2 इज ग्रेटर देन E1, तो जाहिर सी बात है द वैल्यू ऑफ Q इंटू E2 इज ग्रेटर देन Q इंटू E1, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1, ये जो है आपका इसका नेट फोर्स आ गया। ये हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया। लेकिन ये दोनों फोर्सेस को अगर ध्यान से देखो आप, तो नेट फोर्स तो लग गया इस पे, इतना फोर्स नेट लग रहा है इस पे, लेकिन इन द सेम टाइम एक और घटना घट रही है, यदि ध्यान से देखो, दीज टू फोर्स प्रोवाइड ए मोमेंट टू दिस डायपोल, दैट इज मोमेंट मींस कपल प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डायपोल घूम जाएगा। दैट इज पहली बात आप लिखेंगे कि नेट फोर्स इसमें जीरो नहीं होता। दूसरा आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ दिस these two forces, because of these two electric forces experienced by the dipole is rotate in a uniform non-uniform electric field, रोटेट करने लगेगा। तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी, उस चीज को समझते हैं आप, ध्यान से समझिए जरा। देखिए जरा, अब हम क्या कर रहे हैं कि डायपोल ऐसा हो गया, यानी कि ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया और ये माइनस चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसको, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिक्रीजिंग है, इस ऑर्डर में डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि DEF का मतलब डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे जो है वैल्यू जो है, मान ले जाए कितनी है आपकी, E1 वैल्यू ले ली थी मैंने, और यहाँ पे कितनी थी आपकी, E2 वैल्यू थी। तो इसको फोर्स जो लगेगा इस साइड की ओर कितना हो जाएगा, Q, ये नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के अपोजिट दिशा में लगता है, वो उस टाइम इस साइड लगेगा, तो कितना हो जाएगा, E2 इस दिशा में लगेगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, इसको इस साइड लगेगा Q इंटू E1। तो इसकी वजह से डायपोल को एक नेट फोर्स जो लगा हुआ है, ये जो निकाला मैंने, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, Q इज इक्वल टू E2 माइनस E1, Q इंटू E2 माइनस Q1 इंटू Q, ये E1 इंटू Q, ये आपके आ गया, ये फोर्स इसको लग गया, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये आ गया। तो इसमें एक मिनट दिशा देखते हैं जरा डायपोल के मोमेंट की, तो वो ये है, दैट इज इफ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज P एंड इन E आर इन द सेम डायरेक्शन, ऐसे करके हो, एक ही दिशा में हो, यानी कि P की दिशा और E की दिशा एक ही हो, तो उस केस में डायपोल जो है मूव कहाँ के साइड करता है, मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, मूव in the opposite direction of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट दिशा में मूव करता है इस वक्त, जब जो है P और E एक ही दिशा में हो और डायपोल को आपने ऐसे रखा हो, तो उस केस में जो है आपका क्या है, डायपोल किस दिशा में मूव करता है, इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। अगर मान लिया जाए इस प्रकार से हो, ठीक है, ये तो आपका वही हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका क्या हो जाए, आपका प्लस हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए, माइनस चार्ज हो जाए। यानी कि अब P की दिशा ऐसी होगी, देखो जरा P की दिशा कैसी होगी, जस्ट अपोजिट है, इस दिशा की ओर है। P इस दिशा में है, अगर P इस दिशा में है और वो इस दिशा में, यानी कि एंटी पैरेलल है, यानी कि पैरेलल तो है, यहाँ पे तो दोनों पैरेलल थे, यहाँ पे एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल के वक्त क्या हो जाएगा, मैंने कहा था ना यहाँ पे E1 वैल्यू है और यहाँ पे E2 वैल्यू है। समझ में आ रही बात है? तो यहाँ पे क्या था आपका, E2 इज ग्रेटर देन E1, ठीक है। यहाँ पे E2 वैल्यू है, यहाँ पे देखो E2 वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को फोर्स इस दिशा में लगेगा। समझ में आ रही बात है? और पॉजिटिव चार्ज को फोर्स इस दिशा में लगेगा, वो कितना लगेगा, Q इंटू E2 लगेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो इसको फोर्स लगेगा इसी दिशा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट दिशा में लगता है नेगेटिव चार्ज को, तो Q इंटू E1। तो E2 इज ग्रेटर देन E1, E2 इज ग्रेटर देन E1। तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q E2 माइनस Q E1। जाहिर सी बात है E2 अगर ज्यादा है, यहाँ पे E2 वैल्यू है, E2 ज्यादा है तो Q इंटू E2 का जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा होगा Q इंटू E1 के, यानी कि ये नेट फोर्स जो है इस दिशा में हो जाएगा, यानी कि इस दिशा में डायपोल मूव करेगा, ये मूव करेगा, मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इस केस में जब जो है एंटी पैरेलल हो, P और E अगर एंटी पैरेलल हो और डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा गया है, तो उस केस में डायपोल जो है किसकी दिशा में चलने का, मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने लगेगा। और अगर डायपोल में को जो है इस ढंग से रखाया गया है कि P एंड E बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, देन द डायपोल इज मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ये तो आपको फील आ गया होगा इस चीज का, तो ये बहुत ही ईजी है। अब हम कुछ नया पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। तो नेट फोर्स ऑन ए डायपोल दोनों ही केसों में लग रहा है, वो कितना हो जा रहा है, F इज इक्वल टू Q E2 माइनस E1, मैंने ये लिख दिया नेट फोर्स। अगर हम ध्यान से देखें, E2 माइनस E1 है क्या, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ध्यान से देखें दैट इज डेल्टा E है, तो कितना हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा E, मैंने इसको लिख दिया। तो ये नेट फोर्स ऐसा नजर आ गया। यदि मैं लेंथ ऑफ डायपोल, ये जो डायपोल है, ये डायपोल जो मैंने लिया हुआ है, जो भी है प्लस Q माइनस Q जो भी मैंने लिया हुआ है, इसकी लेंथ जो है यदि मैं डेल्टा एक्स ले लूँ और इस डेल्टा एक्स से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसका ये चीज़ कैसे इसको तैयार कर रहा है, मोमेंट को तैयार कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, P, बिकॉज इसका मोमेंट कितना होगा, देखो डायपोल मोमेंट कितना होगा, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q चार्ज ऑफ एनी आइदर चार्ज इंटू कोई भी चार्ज ले लीजिए इंटू लेंथ ऑफ द डायपोल। लेंथ कितना ले रखा है, डेल्टा एक्स। अगर इसको ध्यान से देखें, क्योंकि ये फोर्स जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, तो इसलिए जो है नेगेटिव पॉजिटिव से बचने के लिए हमने क्या कर लिया, मैग्नीट्यूड से मतलब रख रहे हैं, तो इसको पूरा का पूरा हमने किस में लिख दिया, आपका मॉड के अंदर लिख दिया। तो ये आ गया आपका फोर्स। तो अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है, देखो इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है, इन डिफरेंशियल फॉर्म, अगर इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में देखना है तो F कैसा नजर आएगा, देखो P तो अपनी जगह पे है, F कैसा नजर आएगा, देखो P DE अपॉन DX। मॉड क्यों लगाया बेटा, क्योंकि जो है कभी इसको इस दिशा में फोर्स लगा है, कभी इस दिशा में लग रहा है, तो दिशा परिवर्तन यानी नेगेटिव पॉजिटिव आएगा उसमें, तो हमने इसके मैग्नीट्यूड से अभी मतलब रख रहे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें आगे पढ़ना है, एक रिलेशन है, उस चीज को मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो उस चीज को हम क्या यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए आपका, ठीक है। वो क्या यूज कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, that is the rate of change of potential with respect to gives the sense of electric field. So in place of this you can put, क्या लिख सकते हैं आप, P times D by dx, ये अपनी जगह पे है, और ये कितना हो जाएगा, dV अपॉन dx। नेगेटिव साइन जो है हम इसलिए हटा दे रहे हैं क्योंकि हम तो वैसे भी मॉड के अंदर ले रहे हैं, तो सब पॉजिटिव हो जाना है। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P D इंटू डी यानी कि D स्क्वायर अपॉन dx इंटू dx स्क्वायर। तो सेकेंड डेरिवेटिव आ गया इसका, ये हो गया, ये सेकंड रिलेशन हो गया। ये थोड़ा सा नीट और यानी कंपटीशन के लाइक का है आपका, ठीक है। तो ये एक नया रिलेशन, दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस इज गिवन बाय दिस। अब देखो इस रिलेशन को जरा ध्यान से देखिए जरा, F इज इक्वल टू P dV अपॉन dx, DE अपॉन dx, सॉरी
dE/dx है, ये आपका है. That is the force experienced by the dipole in a non-uniform electric field is directly proportional to the rate of change of electric field with respect to distance. That is, F is directly proportional to the rate of change of electric field with respect to distance. जितनी तेजी से जो है ये फील्ड गिरेगा, उतना ही ज़्यादा जो है डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में उतना ही ज़्यादा जो है उसको फोर्स महसूस होगा. किसको? इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो ये हमारा आज का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है. आपको इससे संबंधित अगर कुछ जानकारी लेनी है एक्स्ट्रा तो मुझसे पूछना है, तो आप इसमें पूछ सकते हैं. आप इनको याद रखिए. आपको पहला वाला केस तो पूरा ही याद रखना है, तो प्लीज़ इसको पढ़ते रहिए और बार बार लिखिए. अगर आप लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी इनके टर्म्स को लिखने की. तो ये आपका हो गया. तो जब जो है इसमें जो है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो की दिशा में अगर पी हो तो ये अपोजिट दिशा में चलने लगता है. यदि जो है पी जो है यानी कि डायपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट दिशा में हो तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलता है. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट दिशा में चलता है. तो ये भी आपको याद रखना है. समटाइम्स पहले पूछा जाता था, आजकल कोर्स से हटा दिया है, तो इस वजह से जो है इसमें हमें ध्यान नहीं देना है. सीबीएसई वाले बेसिकली इस चीज़ को सुन लें, लेकिन अगर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उन्हें तो ये पढ़ना ही पड़ेगा. तो प्लीज़ इसको पढ़िए और अपने नॉलेज को इन्हेंस कीजिए. ज्ञान कहीं से भी मिले उसे लेना चाहिए. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इस पर्टिकुलर जगह से ही पढ़ना है. तो आप पढ़ते रहिए यार, कहीं से भी कुछ मिले तो ठीक है. ओके, तो आज के लिए इतना ही. बेस्ट ऑफ लक और गुड लक. बाय, टेक केयर.